ठीक है, अब हमारे पास छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हम आपने पहली लाइन जो है वो मार्क कर ली थी, आ बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव फॉर प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज डिजायर्ड बाय इट्स कस्टमर। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, नीचे की 2 लाइन सिर्फ रीड कर लेना, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जो अगली तुम लाइन मार्क करोगे वो करोगे गुड्स आर टेंजिबल आइटम्स, सर्विसेज आर इनटेंजिबल ऑफरिंग्स। तो मैं कह सकता हूं, मैं गुड्स और सर्विसेज को मैं क्या कर सकता हूं, डिफरेंशिएट कर सकता हूं बेस्ड ऑन देयर टेंजिबिलिटी। सर व्हाट इज टेंजिबल? टेंजिबल का मतलब ये होता है कि किसी चीज को आप टच कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो और स्टोर कर सकते हो। टेंजिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को आप टच कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो और स्टोर कर सकते हो। इनटेंजिबल का मतलब क्या होगा? किसी चीज को आप टच नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। तो गुड्स एंड सर्विस का डिफरेंस समझ आ गया? फिर से बता देता हूं। गुड्स वो फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं जो टेंजिबल होते हैं, सर्विसेज वो नॉन फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं जिनको जो इनटेंजिबल होते हैं, जिनको आप होल्ड, टच और स्टोर नहीं कर सकते। सर गुड्स और सर्विसेज में कोई कॉमन फैक्टर है? हाँ है। आप गुड्स और सर्विस को मैन्युफैक्चर कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। नाम क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वर्ड कहां से निकला होगा? प्रोडक्शन से। जो चीज प्रोड्यूस होती है उसको प्रोडक्ट कहेंगे, सही है। तो इसका मतलब ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकती है, मैन्युफैक्चर हो सकती है, तो कॉमन फैक्टर आ गया। और दूसरा कि गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड की जा सकती है, सेल की जा सकती है। अब एग्जांपल ली ना हमने कि गुड्स एंड सर्विसेज को आप सेल कर सकते हो। तो गुड्स एंड सर्विस में डिफरेंशिएशन क्या हो गई कि एक टेंजिबल है, एक इनटेंजिबल है। गुड्स जो है फिजिकल होता है, सर्विसेज नॉन फिजिकल होते हैं। गुड्स जो है कैन बी होल्ड, हेल्ड, टच्ड और स्टोर्ड, और सर्विसेज कैन नॉट बी हेल्ड, टच्ड और स्टोर्ड। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है कि दोनों मैन्युफैक्चर हो सकते हैं और ट्रेडेड हो सकते हैं। डन हो गया। हाँ, गुड्स हमेशा टेंजिबल होंगे। ये मोबाइल फोन गुड्स है, ये लैपटॉप गुड्स है, ये कैमरा गुड्स है, तो वो फिर सर्विसेज होंगी, सही है, वो फिर सर्विसेज होंगी। जाहिर सी बात है, मैं चाहूंगा ना कि यार मुझे इसमें सर्विस मिले, कि वो सर्विस क्या है कि ये कैमरा मेरे लैपटॉप से ऐसे कनेक्ट हो जाए कि मुझे जो ना स्कैनिंग का काम भी करके दे दे, तो फिर आपको वो सर्विसेज बाय करनी पड़ेगी। इनटेंजिबिलिटी का गेम है ना सारा, मतलब समझ आ गया? मतलब कोई इसमें सवाल? तो गुड्स एंड सर्विसेज आपके पास मौजूद है, एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ, गुड्स की भी सर्विसेज की भी। सर आप कह रहे कि जो है वो सर्विसेज को टच नहीं किया जा सकता, हम आपको लेके टच कर लेंगे। तो मैं टीचर हूँ, तुम लोगों ने मुझे नहीं खरीदा, तो मुझे घर पे नहीं लेके जा सकते, मेरी सर्विसेज को घर लेके जा सकते हो, जो तुम्हें मैं बयान कर रहा हूँ, ठीक है? तो सर्विसेज को आप टच भी नहीं कर सकते, होल्ड भी नहीं कर सकते, स्टोर भी नहीं कर सकते। स्टोर का मतलब क्या है कि लेट सपोज मैं एक दिन आया, मैं बैठ गया, तो बोलो सर आज आप पढ़ा नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ यार वो असल में मैं अपनी टीचिंग जो है ना वो फ्रिज में छोड़कर आ गया हूँ, स्टोर करने के रख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। खैर बड़ी चवल एग्जाम्पल थी, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अच्छा आपने मार्क कर लिया गुड्स वाली पूरी लाइन को? गुड्स आर टेंजिबल आइटम्स दैट कैन बी हेल्ड, टच और स्टोर्ड, मैन्युफैक्चर्ड और ट्रेडेड बाय बिजनेसेस, बस यहाँ तक, ठीक है? सर्विसेज आर इनटेंजिबल ऑफरिंग्स ऑफ बिजनेसेस दैट कैन नॉट बी हेल्ड, टच और स्टोर्ड। बस ये लाइन आपने मार्क कर ली, ये आपके लिए एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अब चौथे पैराग्राफ में आ जाए, लिखा है बिजनेस ऑल्सो सेल एंड सर्व टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ये बात भी हमने स्टैब्लिश कर ली। बिजनेस अगर सेल और सर्व कर रहा होता है, सेल का मतलब फिजिकल गुड्स, फिजिकल प्रोडक्ट्स, और सर्व का मतलब नॉन फिजिकल प्रोडक्ट्स। शुरू हो गए, एक मिनट रुक जाओ, ये तो काफी टाइम बाद शुरू हुए। तो ये जो आपके पास सेल और सर्व होता है, इसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस सेल और सर्व करते हैं दूसरे बिजनेसेस को, उसको हमने क्या कहा था? बी टू बी। जो टू है न्यूमेरिक वाला है, तो बी टू बी। बी टू बी की कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की एग्जांपल दे सकता है? अमेजॉन, अलीबाबा, और कोई? दराज, और कोई? देखो जब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनते हैं ना, तो इनिशियली ये इनका एक सिंगल पर्पस होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे ग्रो करते हैं ना, तो इनमें ना लाइन फेड होना शुरू हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो बेसिकली बी टू बी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कहीं ना कहीं सारे ही हैं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बना था ना प्योरेस्ट सेंस में बी टू बी के लिए, वो था अलीबाबा। अलीबाबा का इस तरीके से है कि लेट सपोज तुम्हें बारबेक्यू करनी है, तुमने कहा कोयला ऑनलाइन परचेस कर लेते हैं, तुम अलीबाबा गए, वहां पे तुमने कोल के सप्लायर्स को ढूंढा,
तुम उससे जब चैट कर रहे हो या उससे लेट सपोज कोई भी बातचीत कर रहे हो तो तुम्हें बोलेगा कि भाई हम 5 किलो 10 किलो की थैली थोड़ी बेचते, हम क्या बेचेंगे, हम मैट्रिक टन में बेचेंगे। मैट्रिक टन का मतलब ये है कि वो मैट्रिक टन का मतलब है, 1 मैट्रिक टन का मतलब 1000 किलो। और वो 1 मैट्रिक टन नहीं मंगाते बिजनेसेस, वो मंगाते हैं 100 मैट्रिक टन, 1000 मैट्रिक टन। तो इतनी क्वांटिटी में वो कोल सेल कर रहा होता है। तो यहाँ पे अली बाबा में जो सप्लायर है वो ये उम्मीद लगा रहा है कि मुझसे बिजनेसेस खरीदने आएंगे। तो अगर एक बिजनेस ने उससे 100 मैट्रिक टन कोल खरीदा है तो वो 100 मैट्रिक टन में कोई पूरे पाकिस्तान को बारबेक्यू थोड़ी कराएंगे। वो 100 मैट्रिक टन में क्या करेंगे, अपने प्लांट को फ्यूल करेंगे। वो फावड़ा लेके तो कोयले डालते रहेंगे कि चल भाई प्रोडक्ट चले मेरा, सही है। तो उन्होंने क्या किया, जो कोल परचेज किया वो बिजनेस में यूज हो रहा है, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ B2B, सही है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो आपके पास दराज या अमेजोन मौजूद है वो क्या है, आपके पास B2C प्लेटफॉर्म है। लेकिन आजकल के दौर में वहां पे बिजनेसेस भी बाय कर रहे होते हैं, लेकिन उनके प्योरेस्ट सेंस में वो क्या थे, B2C के लिए बने थे। कि लेट सपोज आपके पास 11-11 की सेल आई, आपने बोला यार जिंदगी में कभी जिमिंग किया नहीं है, डंबल सस्ते होकर खरीद लो और एक्सरसाइज किया करेंगे। तो आप जब वहां पे गए तो आपने क्या करोगे, आप क्या पूरे जिम का सामान बाय करोगे? नहीं, आप क्या करोगे, 2-3 डंबल्स बाय कर लोगे, रॉड वगैरह बाय कर लोगे। तो लूज कैपेसिटी में आप परचेज कर सकते हो, आपको बाय करने देगा। डन, सही है। अच्छा, अली बाबा B2B प्लेटफॉर्म था, लोगों ने अली बाबा को बड़ा अप्रिशिएट किया, तो अली बाबा से कहा गया कि आप भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करो जो B2C के लिए हो। किसी को पता है वो उसका नाम क्या है? वेरी गुड, अली एक्सप्रेस। तो अली एक्सप्रेस से आप लूज कैपेसिटी में चीजें खरीद सकते हो। B2B और B2C की आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में पता चल गया। अच्छा, कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है B2B सर्फ की एग्जांपल? देखो B2C सेल और सर्फ की एग्जांपल हमने ले ली, सही है। B2B की सेल की एग्जांपल हमने ले ली, कोल। सर्व की एग्जांपल कोई दे सकता है कि एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को सर्व किया? सॉरी, वेरी गुड। वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एज फ्रीलांसर वो बिजनेस के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कोई भी सर्विस, आउटसोर्सिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। कि लेट सपोज आपका एक मीडिया हाउस है, आपके पास डिजाइनर्स मौजूद हैं, आपके पास एनिमेटर्स मौजूद हैं। एक काम आया आपके पास फाइवर अपवर्क पे, उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है ना अगले 30 दिन में ये आपको आपको एनिमेशन बनवानी है। तो आपका बिजनेस क्या करेगा, उनको कांटेक्ट करेगा, उनको कहेगा कि भाई आप ये काम हमें दे दो, हम कर देंगे। डील हो गई। तो एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को सर्व कर दिया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ B2B सर्व। तो आपको B2C की सेल सर्व की एग्जांपल मिल गई, B2B की सेल सर्व की एग्जांपल मिल गई। डन। फिर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है, कंज्यूमर भी कंज्यूमर को सेल और सर्व कर सकता है। कोई एग्जांपल दे सकता है सेल की? OLX, वेरी गुड, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की एग्जांपल है, गुड। OLX भी अपने प्योरेस्ट सेंस में यही बना था कि लेट सपोज पहले वक्तों में एक बड़ा मशहूर हुआ था अर्ली 2000 में, कि लोगों को मोबाइल बेचने होते थे। जब वो लेट सपोज जाते थे शॉप पे, तो वो जो शॉपकीपर्स होते थे वो कोशिश ये करते थे कि वो सस्ता मोबाइल खरीदते थे, बीच में अपना प्रॉफिट लगा के महंगा बेचते थे। तो बायर का भी नुकसान होता था, सेलर का भी नुकसान होता था। तो उस मीडिएशन को खत्म करने के लिए OLX आया था। वो कहता था कि भाई कस्टमर जो है अपनी डिजायर्ड अमाउंट पे प्राइस कोट करे और जो है वो जो सब कस्टमर है वो खरीद ले। तो ये C2C का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया था। लेकिन अब OLX पे बिजनेसेस भी मौजूद हैं जो खरीद रहे होते हैं और बेच भी रहे होते हैं। तो अपने प्योरेस्ट सेंस में अब मौजूद नहीं है, बट OLX इज अ गुड एग्जांपल। लेकिन सर्व की कोई सेल की एग्जांपल दे सकता है, C2C की एग्जांपल एग्जांपल दे सकता है? नहीं, चलो ओके। तुम्हारा नाम बताओगे? तुम्हारा नाम? मुजीब। मुजीब जो है माशाल्लाह जो है बड़ा अमीर आदमी है, ठीक है। तुम इससे पैसे मांगने मत शुरू कर देना कोई भी। ये बड़ा अमीर आदमी है। इसने सोचा कि अभी कौन सा आईफोन चल रहा है, 14 प्रो मैक्स, सही है। इसने सोचा कि यार मेरे पास 14 प्रो मैक्स है, ये पुराना हो गया है, मैं तो नया मोबाइल खरीदने वाला, मुझे मार्केट में नॉलेज है 15 आने वाला है, इसने बेचना है। और मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास एक ही मोबाइल है, हाँ रेडमी का मोबाइल है मेरे पास। तो मैं रास्ते में जा रहा था और बाइकिया में जा रहा था, और मेरी बाइकिया जो है उसका पेट्रोल खत्म हो गया। उसने बोला भाई पैदल जाओ। अब मैं पैदल जा रहा था, बराबर में एक बाइक आई। उसने बोला यार कि आपका मोबाइल तो बहुत अच्छा है, हमें दे दें। बोला जी जी सर, आपके लिए रखा था। मैंने उनको मोबाइल दिया और वो चले गए हंसते खेलते। अब मेरा मोबाइल गया। अब मुझे पता चला कि मुजीब जो है ना मोबाइल बेच रहा है। तो मैंने कहा मुजीब तुम तो वैसे ही जो है ना बड़े अमीर इंसान हो, तुम तो नए मोबाइल खरीदते हो, मेरे पास पैसे कम है, तो मैं काम करो मुझे अपना मोबाइल बेच दो। मुजीब ने बोला ठीक है सर मैं आपको बेच देता हूँ। अब मुजीब ने एक कस्टमर को सेल किया। क्या मुजीब बिजनेस है यहाँ पे? नहीं, मुजीब बिजनेस नहीं है। इसका बिजनेस कुछ और हो सकता है, लेकिन मोबाइल बेचना इसका काम नहीं है। तो इसने मुझे मोबाइल बेच दिया और इसने पैसे ले लिए। तो ये क्या था, कस्टमर, इसने कस्टमर को सेल कर दिया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ C2C सेल। C2C सर्व की एग्जांपल को दे सकता है?
C2C सर्व के एग्जाम्पल को दे सकता है? क्रिएटिव हो सकते हो तुम लोग, कुछ भी अगर आ रहा है माइंड में बता सकते हो, क्योंकि क्लास काफी हद तक कॉन्सेप्चुअली कवर हो गई है। हमारी क्लास कब तक, ऐसे 3 बजे तक है ना, कॉन्सेप्चुअली कवर हो गई है। अब थोड़ा सा मैंने सोचा कि क्रिएटिव तरफ चलते हैं। C2C सर्व की एग्जाम्पल कोई भी जी। गुड एग्जाम्पल, लेकिन इसमें ना थोड़ी सी वेगनेस है। मैं इसकी एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। इन्होंने कहा कि ये लेट्स सपोज ये बच्चा पढ़कर आता है, फिर वो क्या करता है अपने प्राइवेट ट्यूशन दे रहा होता है, तो ये C2C की सर्व की एग्जाम्पल है। लेकिन अगर एक बंदा ऑलरेडी ट्यूशन दे रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस बन जाता है। लोगों को पता होता है कि ट्यूटर से पढ़ने जाओ। इसकी एग्जाम्पल बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा उसको मॉडिफाई कर देता हूँ। लेट्स से आप जो है ना बड़ा अच्छा पढ़ती हैं और मैं बड़ा खराब पढ़ाता हूँ। अब होता ये है कि लेट्स सपोज मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ आप लोगों को समझ आ गया, बोलते जी सर क्या बात है। जैसे भी निकलता सारे लोग, यार समझ ही नहीं आया, क्या पढ़ा के गया ये बच्ची जो है इसका दिमाग थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलता है। इसने बोला मुझे आता है, मैं आपको बता देती हूँ। आप सब बैठे, इसने आपको वही चीज पढ़ा दी 15 मिनट में। तुम लोग वाह यार क्या जबरदस्त बात है। अगली क्लास हुई, फिर मैं बोला क्या आपको समझ आ गया, मतलब जी सर। जैसे मैं क्या कुछ समझ नहीं आया, इसने बोला चलो मैं बता देती हूँ। 3-4 बार ऐसा हुआ, फिर इसने बोला कि फ्रस्ट्रेट हो गया। इसने बोला यार तुम लोग कुछ समझते नहीं हो, मेरा टाइम जाया होता है, मैं नहीं पढ़ा रही। तो तुम सबने बोला तुम नाराज क्यों हो रही हो, एक काम करते हैं हम सब मिला के तुम्हें 100 रुपए दे देते हैं, तुम्हें 100 रुपए दे देते हैं, तुम हमें पढ़ा दो। तो इस बार जो एक्टिविटी हुई, इसने तुम्हें पढ़ाया और इसको लेट सपोज मिल गए 3-4 हजार रुपए। अब इसको जब 3-4 हजार रुपए मिल गए ना, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ C2C सर। इसका नॉर्मल कोर्स में जो है वो PRC5 पढ़ाने का काम नहीं था, ये कस्टमर थी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एज कस्टमर दूसरे कस्टमर को सर्व किया और मैंने मॉनेटरी बेनिफिट एक्सट्रैक्ट किया। वरना अम्मी जो हमें खाना बना के देती है तो कस्टमर वो भी है, कस्टमर हम भी हैं, लेकिन यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं हो रहे, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं चल रही है, फ्री एक्टिविटी चल रही है। तो जो 4 दफा फ्री पढ़ाया था वो C2C की एग्जाम्पल नहीं थी। 5वीं बार जो पैसे लिए ना, वो एग्जाम्पल थी C2C सर्व की। समझ आ गई बात? इसकी एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, क्योंकि मुझे इससे C2B की एग्जाम्पल निकालनी है। लेट सपोज बकरा ईद आती है, हम सबको बारबेक्यू करना लाजिम होता है। तो एक बेचारा गरीब दोस्त होता है, वो कहता है हमेशा बारबेक्यू मेरी छत पे कर लेना, मैं कर दूंगा, मैं मसाला चढ़ा दूंगा, मैं ही उसको सेक दूंगा। बाकी सारे बच्चे क्या करते हैं, तफरियां कर रहे होते हैं, शीशा पी रहे होते हैं, म्यूजिक एंजॉय कर रहे होते हैं, अपने तफरियां कार्ड खेल रहे होते हैं, और वही बेचारा मसाले पे बोटियां भी चढ़ा रहा होता है, सारी चीजें वही कर रहा होता है। तो एक दफा क्या हुआ, पहले साल बारबेक्यू हुई, दूसरे साल बारबेक्यू, तीसरे साल ना मैं नहीं कर रहा बारबेक्यू। सर ने बोला भाई क्या हो गया, परेशान क्यों हो गए? तो उसने बोला कि हर बार तुम लोग आते हो और जो है वो बारबेक्यू के चले जाते हो, सारी ख्वारी मेरी लगती है। तो बोला इस बार कंट्रीब्यूशन में हम लोग जो है ना तुम्हें लेट्स सपोज 500-500 रुपए नहीं देंगे, 800-800 रुपए देंगे। तो जो 300-300 रुपए पर हेड ना तुम रख लेना, तुम्हारे पैसे। तो जो इस बार बारबेक्यू हुई ना, तो इसमें क्या एग्जांपल होगी, C2C सर्व की एग्जांपल। इसने क्या किया कि इसने जो बोटियां बनाई थी तो पर हेड इसने 300 रुपए चार्ज कर ली। तो एग्जांपल हो गई C2C सर्व की एग्जांपल। अब C2B सेल की एग्जांपल कोई मुझे दो, C2B सेल की एग्जांपल दो। हाँ सेल की एग्जांपल। वेरी गुड, जबरदस्त। एक बंदा था, मासूम था, उसको इतना इंटरनेट के बारे में पता नहीं था, उसको पता नहीं था कि OLX में भी जो है वो मोबाइल बेच सकते हैं। वो बेचारा क्या हुआ कि वो एक ट्रैप हो गया, वो एक मोबाइल के शॉप पे गया, उसने अपना मोबाइल बेच दिया। तो उसका मोबाइल अगर OLX पे बेचता तो लेट्स सपोज 10,000 का बेच जाता, उसने शॉप पे बेचा तो उसने 7,000 का बेच दिया। तो 3,000 रुपये उसको कम मिले, लेकिन क्या था वो कस्टमर था, नॉर्मल कोर्स में मोबाइल बेचना उसका काम नहीं था। 7,000 रुपये उसको मिले, फायदा हो गया। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ C2B। वेरी गुड। C2B सर्व की एग्जांपल दो, C2B सर्व की एग्जांपल को दे दो कोई आ रही माइंड में? हाँ, एम्प्लॉय तो नॉर्मल कोर्स में काम कर रहा है ना। गुड एग्जांपल, वेरी गुड, अच्छी सोच है, लेकिन ये कहीं ना डेफिनेशन भी नहीं आ रही। और कोई बारबेक्यू की एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज जो बारबेक्यू खाने आते थे ना सारे, उसमें से एक बंदा अपने ऑफिस में काम करता था। जैसे ही पिछले हफ्ते दोस्तों की बारबेक्यू हुई, ऑफिस में पता चला अगले दिन कि यार ऑफिस की बारबेक्यू हो रही है। तो इस दोस्त ने सोचा कि यार मेरा जो दोस्त है बड़ी अच्छी बारबेक्यू करता है, वो ऑफिस वाले दोस्तों के मैं गया, उसने बोला भाई तुम केटरर से बनवाओगे, तुम एक काम करो, मेरा दोस्त बड़ी अच्छी बारबेक्यू करता है, तुम ये पैसे उसको दे देना। ठीक है, तो अपने दोस्त को आगे बोल रहा है कि यार एक काम कर के तू बारबेक्यू बड़ी अच्छी बनाता है, तो एक दिन मेरे ऑफिस आगे बना दे, तो तुझे ऑफिस वाले 10,000 रुपए दे देंगे। तो क्या हुआ कि उस कस्टमर ने इस बार किसको सर्व किया, बिजनेस को सर्व किया, और उसको पैसे मिल गए। तो ये क्या एग्जांपल हो गई, C2B की। हाँ, अगली बार से उसको पैसों की लालच आ जाए और वो शारा फैसल पे हर ऑफिस में निकल जाए, भाई टिक्के बनवा लो, बोटियां बनवा लो,
फ्लायर बांटना शुरू कर दे, फिर वो क्या बन जाएगा, बिजनेस बन जाएगा। लेकिन अभी करेंटली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ C2B। हाँ, लेकिन इसको तो मॉनेटरी बेनिफिट मिल गया ना, वो कुछ भी करे, इसको तो मिल गया ना। हाँ, बिजनेस ना, बिजनेस देखो ना, जो लेट्स सपोज बारबेक्यू हो रही है तो कंपनी पैसे दे रही है, सही है, कंपनी पैसे दे रही है, और किसको इनवाइट किया हुआ है, एम्प्लॉइज को। तो वो क्या चाहते हैं, एक बिजनेस में गुडविल अच्छी हो जाए, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो है ना यार, एम्प्लॉइज बारबेक्यू खा के जाएंगे। वो नहीं, आजकल मीम चल रहा है कि बाहर मुल्कों में क्या होता है कि लेट्स सपोज प्रॉफिट होता है तो सैलरी बढ़ा दी जाती है, हमारे यहाँ प्रॉफिट होता है पिज्जा पार्टी होती है, मतलब पिज्जा खिला के बेवकूफ बना दिया जाता था कि आगे लोग मोटिवेट हो जाए काम करें। तो जस्ट सेइंग, गुड गुड ऑब्जर्वेशन, मेरे माइंड में भी आई थी, तभी मेरे पास का आंसर मौजूद था कि अगर लेट सपोज जो बारबेक्यू हो रही है ऑफिस के अंदर, वो तो अनऑफिशियल कैपेसिटी में हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑफिस वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे जो बारबेक्यू होगी वहाँ पे एम्प्लॉइज को बुलाया जाएगा, वहाँ पे लेट सपोज कुछ शेयर होल्डर्स वगैरह भी होंगे, थोड़ा सा ऑफिशियल गैदरिंग होगी। तो जाहिर सी बात है जब ये लोग बारबेक्यू करके जाएंगे तो इनका फ्यूचर में रिलेशनशिप, एक वर्ड होता है रेपॉर, RAPPORT, क्या, रेपॉर्ट नहीं, रेपॉर्ट। ये जो रेपॉर वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है बॉन्डिंग। ये कैसे क्रिएट होती है, जब जितने भी पर्सनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो ये मौके होते हैं रेपॉर क्रिएट करने के, तो फ्यूचर में बिजनेस में फायदा होता है। डन, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल मिल गई, B2C, B2B, C2C, C2B, सेल और सर्व की एग्जांपल मिल गई। इसके बाद होता है G2B, सर खुदा के लिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, खैर आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपके पास फिर कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखें 4 पैराग्राफ हो गए, इसमें आपने टिक करना था, जो चौथा पैराग्राफ था इसमें लिखना था बिजनेस आल्सो सेल और सर्व टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस, बस, ठीक है। अब आगे आपके पास लिखा हुआ है, नीचे आपके पास फिर पैराग्राफ आ रहा है जिसमें लिखा है ना बिजनेसेस क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज, इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन के एंड में आज लिखा है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एनी कंट्री इज मेजर्ड बाय द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पीपल कैन बाय विद द मनी दे हैव। कुछ समझ नहीं आया, मैं बस इतना बता दूं, यहाँ पे बात हो रही है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को समझाया जा रहा है, होल्ड कर लेते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को समझना है। अगले पैराग्राफ में आ जाओ, अगले पैराग्राफ की दूसरी लाइन में लिखा हुआ है क्वालिटी ऑफ लाइफ रेफर्स टू जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन सच थिंग्स एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, हेल्थ, सैनिटेशन एंड लेजर टाइम। यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अब हमें समझना है कि सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है। अब तक हमने डेफिनेशन ऑफ बिजनेस को समझा, गुड्स एंड सर्विसेज को समझा, कस्टमर्स को समझा, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, और बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, ये भी समझ लिया हमने। अब हम आए किसमें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ, इस टॉपिक पे हैं हम लोग। सुन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ एक जैसी चीज लगती है ना, मोर और लेस एक जैसी चीज लगती है, ठीक है। अब जब हम इनको समझेंगे ना तो इनके डिफरेंसेस समझ आना शुरू हो जाएंगे। अब चलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, टॉपिक समझ आ गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एनी कंट्री, यानी कि पूरे नेशन की बात हो रही है, पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही। ऑफ एनी कंट्री इज मेजर्ड, यहाँ पे कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं, इज मेजर्ड बाय द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, आउटपुट का मतलब ये होता है पीपल कैन बाय विद द मनी दे हैव। इन शॉर्ट ये कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी में टोटल लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है, गुड्स एंड सर्विसेज बनेगी आपके पास एक गिवन टाइम पीरियड में, तो कितनी खरीद ली जाएंगी। अगर लेट्स सपोज पूरी खरीद ली जाए, इसका मतलब है कि वो उनके परचेजिंग पावर 100% है, सही है। अगर लेट्स सपोज 70% खरीद ली जाए, इसका मतलब है 70% है। तो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से क्या मालूम करना चाहते हो, आप ये चेक कर सकते हो कि एक इकोनॉमी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दूसरी इकोनॉमी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कंपेयर कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके मुल्क का परचेजिंग पावर कितना है। या आप एक साल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दूसरे साल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कंपेयर कर सकते हो कि पिछले साल लोगों की कुव्वत सलाहियत कितनी, सॉरी क्या बोलते हैं, कुव्वत बाय को क्या बोलते हैं, खैर कुव्वत परचेज कितनी थी और इस साल की कितनी है। जैसे लेट्स सपोज हम बात करें, जब पीडीएम नहीं आई थी तब तक हम लोग बहुत अच्छी परचेजिंग पावर पे थे, लेकिन अब क्या हाल है आप सबके सामने मौजूद है। मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता बाय द वे, लेकिन जो गलत हुआ है मैं उसको हाईलाइट तो करूंगा ना। तो उसके बाद जो हमारे मुल्क का हाल हुआ है वो आप सबके सामने। तो परचेजिंग स्टैंडर्ड लिविंग हमारा 2022-21 में बेहतर था या 22-23 में बेहतर था,
22-21 में कोई अगर से कॉन्फ्लिक्ट कोई नेगेट करता है तो मुझे बता दो, डिनाई करता है तो कोई बता दो। तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप कंपेयर कर सकते हो एक साल से दूसरे साल का या एक कंट्री से दूसरी कंट्री का। तो इसकी जो बेसिस है वो क्या है, परचेसिंग पावर। देन लेकिन ये इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा मैं कि लेट्स एक बंदा बोला नहीं मैं तो ज्यादा खरीद सकता हूँ, क्या पता उसके इलीगल बिजनेसेस बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है किसकी, यहाँ बात हो रही है जनरली, ठीक है, इकोनॉमी की बात हो रही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ पर आ जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे लिखा हुआ है क्वालिटी ऑफ लाइफ रेफर्स टू जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस। जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस इज जस्ट अ सिनोनिम फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अभी कुछ डिफाइन नहीं किया है, बताया है कि ये बेस करती है 5 चीजों पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, हेल्थ, सैनिटेशन एंड लीजर टाइम। 5 चीज है। इसमें कहीं परचेसिंग का जिक्र है? कहीं परचेसिंग का जिक्र नहीं है, पैसों की बात ही नहीं हुई। बोले पैसे तो बहुत दूर की बात है, पहले आप खुशी हासिल करने के लिए ये मत सोचो कि आप क्या खरीद सकते हो क्या नहीं खरीद सकते, पहले ये देखो कि आपकी जो जिंदगी है वो सुकून से गुजर रही है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। पाकिस्तान की कितनी है? 67 समथिंग, 67.7 है। ये है आपके पास ऑन पेपर, रियलिस्टिकली इट्स 60। हमारे यहाँ मसला पता है क्या है, अच्छी चीज को टीका लगा के ऊपर बताया जाता है और खराब चीज को अंडरस्टेट किया जाता है। जैसे कि हमारी पॉपुलेशन, कराची की पॉपुलेशन को कम दिखाया जाता है लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ज्यादा दिखाया जाता है। तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत खराब है। बहुत सारी कंट्रीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 भी टच कर रही होती है। मैं एवरेज 60 की बात कर रहा हूँ। 60 से पहले भी जा सकते हो, 60 के बाद भी जा सकते हो, लेकिन 60 तक ऐसा हाल हो चुका होता है कि बंदा जिंदा है भी तो नहीं है। अजीब सी बात है, हंसने का दिल भी करता है, रोने का दिल भी करता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो अगर लेट्स सपोज लाइफ एक्सपेक्टेंसी खराब है तो जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस डिक्रीज कर जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंफीरियर हो जाएगी। अगला क्या आपके पास, अगला आपके पास था एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। हम सब ने काउंसलिंग सेशन अटेंड किया था। काउंसलिंग सेशन में मैंने आपसे बात की थी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की। मुझसे पहले कौन इतना ज्यादा आप लोगों से बात करता है इस बारे में? ना हमने प्राइमरी में बात पढ़ी, ना हमने सेकेंडरी में बात पढ़ी, ना हमने इंटरमीडिएट में लेवल में बात पढ़ी। तो यार कौन हमें आके बताएगा कि यार आपको टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना है, आपको टेक्नोलॉजी के लिए भी एडवांसमेंट चाहिए, या आपको अपने करिकुलम में ये चीज पढ़नी है? ना पढ़ाते हैं, ना बताते हैं, ना अवेयरनेस देते हैं। गवर्नमेंट खामोश है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खामोश है। तो तुम्हारी एजुकेशनल स्टैंडर्ड क्या है, मेरा एजुकेशनल स्टैंडर्ड क्या है? तो हम लोगों को जो खलिश फील होती है ना, जो एक एम्प्टीनेस फील होती है हमारे कॉम्पिटेंसीज के अंदर, जो हम फाइबर अपर पे क्लाइंट को नहीं हासिल कर सकते, ये मसला यही है, हमारा एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो बैकवर्ड है। तो उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी और इंफीरियर हो जाएगी। हर बंदा दिन में कहीं ना कहीं सोचता होगा मैं इससे बेहतर हो सकता था लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो ये रियलिटी है, सही है, तो हमें फेस करनी पड़ेगी। इसके बाद लिखा हुआ है हेल्थ। आगे बढ़ जाते, इस पे बात नहीं करते क्योंकि आप सबको पता है कि हेल्थ का क्या हालात हैं यहाँ पे। सैनिटेशन, इसको तो छोड़ ही देते, सैनिटेशन की तो मैं क्या ही बात करूं, सही है। सैनिटेशन में क्या होता है, खाना ना खाते यूं हाथ साफ करते, तेल लगा देते सर पे कि चलो काफी टाइम से तेल लगाया नहीं था, समोसे का तेल ही लगा लेते। तो सैनिटेशन का तो, या उसके बाद जाके अस्सलाम वालेकुम। तो आगे आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपके पास क्या आता है, लेजर टाइम। लेजर टाइम किसी को पता है क्या होता है? फारिग वक्त। हमारे पास तो नहीं। प्रोफेशनल्स की बात करें तो वो अपना करियर बनाने में भाग रहे हैं, 2-2 जॉब कर रहे हैं, 3-3 जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तुम लोग स्टूडेंट्स की बात करें तो सुबह पढ़ रहे हैं, शाम को कोई कोर्सेज कर रहे हैं, फिर ट्यूशन ले रहे हैं, फिर उसके बाद और कोई काम कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई एजुकेशन स्टैंडर्ड नहीं है। तुम लोग अपनी तरफ से जितने भी एफर्ट कर लो, लेकिन हम क्या है, अंधेरे खाई की तरफ ही भाग रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा कि एंड क्या है, एग्जिट क्या है, कोई एक सिल्वर लाइनिंग नजर नहीं आ रही हमें। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो लेजर टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब्रॉड में आप देखोगे, वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखोगे कि जब उनको जो ना ऑफिस से लिटरली छुट्टियां मिलती हैं, उनको स्कूल से छुट्टियां मिलती हैं, वो दूसरी कंट्रीज जाके घूमते हैं। खैर हमारे पास तो घूमने के पैसे भी नहीं है, और अगर पैसे हो भी तो कहाँ जाएंगे, टाइम ही नहीं देते साले, सही है। बंदा बोलता है, जॉब बॉस आता है बोलता है कि नहीं मैं जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस पे बड़ा बिलीव करता हूँ, तुम लोग 6 बजे छुट्टी करके घर चले जाओ। बोले वाह बॉस क्या बात है। जैसे ही बंदा 6 बजे के लिए घर निकलने के लिए करता है, बॉस बोलता है 5 मिनट के लिए आओगे? बंदा बोलता है जी बॉस। तो बोलते हैं यार वो 1-2 ईमेल की कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, लैपटॉप जरा साथ ले जाओ, आधे घंटे का काम है, हो जाएगा। और ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स बेचारे आधे घंटे का काम निकालते हैं ऑफिस का, और तकरीबन तकरीबन 4-5 घंटे उनके चले जाते हैं। तो अगर 8 घंटे वो 9 घंटे ऑफिस में काम कर रहा है, 5 घंटे घर पे काम कर रहा है, तो तुम लोगों को कहाँ से टाइम देगा वो आदमी? और तुम लोगों का भी यही है, तुम लोग स्कूल से निकलते हो इतना सारा होमवर्क दे देते हैं, वो करके नहीं आओगे तो अगले दिन मसले मसाइल होंगे। तो हर बंदा बिजी है, लेजर टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंफीरियर हो जाती है।
आपको अपने वेकेशंस को पोस्टपोन करना पड़ता है, उसकी वजह से आप लोग अच्छा फील नहीं करते। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसमें कहीं परचेसिंग पावर का जिक्र है? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नॉट इक्वल्स टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेसिस होती है किस चीज की? परचेसिंग पावर की। और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेस्ड कर रही है इन 5 चीजों पे। लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और परचेसिंग पावर, सॉरी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये प्रोवाइड करना काम है 3 ऑर्गेनाइजेशंस का। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन यानी गवर्नमेंट, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, तालियां बजानी चाहिए हम लोगों को। फिर दूसरे है आपके पास प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस। मैं कहता हूं कि यार कराची में अगर कुछ काम कर रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। और उसके बाद आपके पास तीसरा आ जाता है बिजनेसेस। और बिजनेसेस की तो मैं आपसे क्या तारीफ करूं कि हमारे बिजनेस इतना एक्सप्लॉइटेटिव है कि तुम्हें मैं मजे की बात बताता हूं, हम जितने भी शौक से हेल्दी खाना खाते हैं ना, जितने भी हम पैकेट प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, हमारे यहाँ एफडीए है ही नहीं। फूड ड्रग अथॉरिटी जो ऑथेंटिकेट करती है कि जो तुम खाना खा रहे हो और जो तुम दवाई ले रहे हो, वो मैं भी कहने वाला था, खैर कह देता हूँ, वो कुत्ते को खिलाने के लायक भी है या नहीं। और हम लोग क्या करते, दवाइयाँ खाते हैं, तबीयत खराब हो रही है खा लो, ये हो रहा है खा लो, वो अप्रूव्ड नहीं होती हमारे। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बिजनेसेस की बात करूं तो हमें बहुत इंफीरियर क्वालिटी की चीजें मिल रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कल मैं टीवी पे यूट्यूब पे एक ऐड आई, वो थी ब्लू बैंड की। ब्लू बैंड वाले अपने आप को इतना ओपनली मार्केट करते हैं कि इनसे न्यूट्रिशन जो ना ज्यादा कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। और उसको दिखाते बच्चा स्कूल से भाग कर आता, ब्लू टाई पहनी होती है, और माँ उसको फोन से स्केल पे खड़ा करती थी। ये समझ नहीं था, हमारे तो ऐसे स्केल नहीं थे। उसकी बच्चे की हाइट बढ़ चुकी होती है, ब्लू बैंड। फिर पराठे पे वो मेल्ट कर रहा होता है, फला कर रहा होता है। यार इट इज मार्जरीन, इट इज नॉट अ बटर। तो ये वेजिटेबल ऑयल से बनता है, ये बड़ा हार्मफुल चीज है। और आप बता रहे होते हो, तो कल भी वो ऐड आ रही थी, बड़ी ओपनली आ रही थी, और उसमें भी बड़ी हेल्थ वगैरह की बात हो रही थी। हमारे पड़ोस मुल्क में इंडिया, वो गुनाह कबीरा समझते मार्जरीन खाना। वो कहते हैं बटर खाओ, और वो भी अमूल का। उनका अमूल एफडीए अप्रूव्ड है और बेहतरीन इंटरनेशनल क्वालिटी है उसकी, जबरदस्त यार। और वो बना रहे प्रोडक्ट, और हमारे वाले शान के मसाले। आपको पता है, आप एक क्वांटिटी से ऊपर हमारे खाने लेके नहीं जा सकते पैकेट फूड्स। पता है क्यों? क्योंकि उनके माइंड में आएगा आप बेचोगे। उनको आपके बेचने से मसला नहीं है, वो कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ना, हमारे जानवरों के खाने के लायक नहीं है। फिर से मैं वही वर्ड यूज करना चाह रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये कहते हैं कि ये हमारे जानवरों के खाने के लायक नहीं है, तो आप इंसानों को नहीं बेच सकते। अगर आपको खाना है तो आप अपनी लिमिटेड क्वांटिटी में लेकर आओ, आप खाओ, जियो मरो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, क्वालिटी ऑफ लाइफ की। तो ये काम है प्रोवाइड करना 3 चीजों का, बिजनेसेस का, सही है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का। तो कर रहे नहीं कर रहे वो बात की बात है, लेकिन ये काम होता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? परचेसिंग पावर को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है किसी भी इकोनॉमी को। और क्वालिटी ऑफ लाइफ जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस को। जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस के 5 एलिमेंट से हमने डिस्कस कर लिया, उसमें परचेसिंग पावर नहीं है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग कॉन्सेप्ट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग कॉन्सेप्ट है। इनमें जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि ये जो प्रोवाइड करते हैं वो बिजनेसेस प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही होती है। डन। फिर हमने बिजनेस में कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रॉफिट का। प्रॉफिट किस तरीके से निकालते हैं? ये तो आसान सा टॉपिक है। प्रॉफिट किस तरीके से निकालते हैं? वेरी गुड, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर इसको बिल्कुल जेनरिक नेम देना है तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, या रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। जब आप रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो, अगर आपके पास एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो लॉस होगा, और रेवेन्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। मेरा सवाल आप लोगों से, लोग बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए, सही है। तो प्रॉफिट तो आपको इंटरेस्ट में भी मिल सकता है। 1 मिनट के लिए, अल्लाह ना करे, नाउजुबिल्लाह, आप ये अज्यूम करो कि आप मुस्लिम नहीं, तो यार सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए घर में पड़े हुए, मैं इसको एफडी कर देता हूँ, और मजे से यार सालाना एनुअल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 19% है। जबरदस्त, 19 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। मेरे घर में जो कॉस्ट है पर मंथ वो 1 लाख रुपए लगती है, तो अगले साल तो मेरे बिजनेस में 6 लाख रुपए और इन्वेस्टेड होंगे, तो उस पर मुझे इंटरेस्ट सूद मिलेगा, मैं सूद खाऊंगा। तो बेहतरीन है। तो लोग बिजनेस क्यों करते हैं जब इतना है सूद का फायदा? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि बिजनेस में प्रॉफिट्स मार्जिन ज्यादा होते हैं। एक एवरेज बिजनेस होता है ना, उसमें प्रॉफिट मार्जिन तुम्हें कितना लगता है? 20% होता होगा, 25% होता होगा, 30% होता होगा? नहीं, 60-70%। अगर 20-30% होता ना प्रॉफिट, तो इन्फ्लेशन ही 30% होता है, बिजनेस कैसे सर्वाइव करेगी? तो बिजनेसेस क्या करते हैं, 60-70% प्रॉफिट की वजह से बिजनेसेस की तरफ जाते हैं, एफडी की तरफ नहीं जाते। हलाल हराम तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर बंदा मुसलमान नहीं है, तो वो तो सोचेगा ना आराम से मैं एफडी कर लूं। तो इतने सारे नॉन मुस्लिम्स जो है वो बिजनेस क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए बिजनेस कर रहे हैं, इसमें मार्जिन आता है।
लेकिन वो कौन सी चीज है जो बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन को रिड्यूस करती है? वो होता है रिस्क। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास रिस्क ज्यादा होगा तो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी के मार्जिन बढ़ जाएंगे। तो द हायर द रिस्क द मोर द प्रॉफिट्स आर। ये आपके पास क्या बता रहा है कि रिस्क बता रहा है, रिस्क का रिलेशन बता रहा है किसके साथ? प्रॉफिट के साथ। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो लोग ज्यादातर कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें रिस्क ज्यादा हो, तो उनकी प्रॉफिट प्रॉफिट जो मार्जिन है वो बढ़ जाता है। सही है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है पोर्टफोलियो का। आपने देखा होगा कि लोग एक बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, उनके पास ज्यादा बड़ी अमाउंट होती है, वो पोर्टफोलियो बना लेते हैं। अगर आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं आपकी बिजनेस प्रोफाइल बनती है। अगर आप एक से ज्यादा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो पोर्टफोलियो बन जाता है। पोर्टफोलियो क्या है? मल्टीपल प्रोफाइल्स। सही है। तो कहते हैं ना, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। तो पोर्टफोलियो में क्या होता है, कुछ बिजनेस होते हैं हाई रिस्क वाले, तो वहां पे लॉसेस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। कुछ बिजनेस होते हैं लो रिस्क वाले, कंबाइंड, वो आपको एक सेफ जोन दे देते हैं कि अगर नेट कर लोगे तो आपको कोई ना कोई सेफ जोन पे प्रॉफिट ही मिल रहा होगा। डन? ये बात समझ आ गई? तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया चैप्टर नंबर 1 का। और देख लो यहाँ तक हमने सारी बातें कंप्लीट कर ली, पेज नंबर 1 तक। यही सारी बातें हमने पढ़ी थी और ये सारी बातें आपके यहाँ पे आ रही है। डन? ये देखो रिस्क वाली बात ही आ रही है। द ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर द पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस आर। सही है। ये रहा प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड थ्रू की वेरिएबल्स सच एज रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो यहाँ तक हमने पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको एक एक बात समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आए तो अभी पूछ लो। अभी शर्म आ रही है मुझसे, पता नहीं क्यों आ रही है, खैर। लेकिन अगर शर्म आ रही है तो क्लास के बाहर भी पूछ सकते हो। लेकिन अगर अभी कोई चीज नहीं पूछने की हिम्मत हो रही, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, अगली क्लास में भी पूछ सकते हो, रिवाइज में करा दूंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर क्लास ऑफ कर देते हैं। अब्दुल्ला कह रहा है कि सर आपने भी पिज्जा ही खिलाया था तलाल हसनी के कोचिंग में। सर रिकॉर्डिंग लेक्चर प्रोवाइड किया जाएंगे? जी जी किए जाएंगे। सर आई वुड ज्वाइन द क्लास फ्रॉम मिड ऑफ अगस्त, इज इट ओके व्हाइल आई एम टेकिंग डेमो क्लासेस? जी आप जो है वो ये हाइब्रिड सोल्यूशन है कि मैं तो मोटिवेट करूंगा अगर नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होना तो उस दिन फिजिकली कैंपस में आ जा। लेकिन लेट्स सपोज 1-2 क्लास है और बारिश वगैरह का मौसम है या दूर घर है, तो फिर वो क्लास लाइव ले लो या रिकॉर्डेड ले लो। कोशिश करना फिजिकल प्रेजेंस ज़्यादा हो। लेकिन अगर नहीं ऑप्शन है तो आप लाइव और रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं, आपके पास तीनों एवेन्यूज मौजूद है। डन? तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। और इतना सारा कुछ बता दिया उसके लिए माजरत। अगली क्लास में तुम लोगों का दिमाग सुन हो चुका होगा। अब वो जाने टीचर जाने तुम जा रहा हो, मेरा काम हो गया है। मैं निकलता हूँ, अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।